गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ऐसा है, मैं 20 मिनट बोलूंगा, ज्यादा बात करने आया नहीं। मुझे पता है आप लोग थके हुए हैं, पर क्या वाकई थके हुए? 20 मिनट का समय है। इस 20 मिनट में मैं अपनी जर्नी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं क्या था, कहां से था, मैंने क्या किया, क्या वजह है कि एक आम आदमी को ये एक टन की मालाएं पहनाई जा रही है, क्या हुआ ऐसा मेरी जिंदगी में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं बता पाऊंगा जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? बैल्कनी वाले, आप मेरे साथ हैं? क्या आप लोगों को हिंदी समझ आती है या कोई और भाषा बोलो? आती नहीं बोल रही। अंग्रेजी सीख रहे होते तो हम भी 25,000 की नौकरी कर रहे होते, 50,000 नौकरी मिली नहीं, यहाँ पर आ गए। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं पहली बार बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ भी शुरू करूंगा, मैं भूल जाऊंगा। जिस तरीके से मेरा स्वागत किया वासुदेव स्वयं, मनीष गुप्ता और सारी टीम ने, दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आपका प्यार है, अदरवाइज मैं एक बहुत ही आम इंसान हूं और आपने इतना अच्छे से मेरा स्वागत किया। पूरे कानपुर का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग मुझे जानते थे, नहीं जानते थे, बट फिर भी अगर मेरे आने पर, मेरे वेलकम के लिए एक भी बार आपने ताली बजाई तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। के बारे में बताऊंगा क्योंकि समय की कमी है और बताने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि पिछले कई सालों से वासुदेव जी से, मैथिल जी से, सुदीप घोषाल जी से मेरी बात चलती रहती थी कि कानपुर आना है, बट पता नहीं क्यों हर बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरा प्रोग्राम फिक्स होके भी कई बार नहीं फिक्स हो पाया। तो मैं बड़ा खुश था जब मुझे पता चला कि इस बार हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज प्रोग्राम। तो आप लोग भी एक्साइटेड है कि आज के प्रोग्राम के लिए? क्योंकि ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है, ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का, जोश और जुनून का बिजनेस है। जैसा मैथी सर ने बताया कि डिग्री का बिजनेस नहीं है। आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सारा फर्क पड़ता है आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितना जोश है। मेरा नाम ललित अरोड़ा है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे। पाकिस्तान से जब अलग हुए 1947 में, तो मेरे दादा और मेरे नाना सभी लोग पाकिस्तान में रहते थे। भारत से, वहां से जब हिंदू लोग आए 1947 में, तो हमारा पूरा खानदान यहाँ पर आया पंजाब में। और पंजाब में मेरे नाना जी और मेरे दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे वहां पर, जैसा मैंने सुना है उनके मुंह से। और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो सब कुछ लूट लिया गया और खाली हाथ आए। जब पंजाब में आए तो 3 दिन तक हमारे, खैर बड़ी दुख वाली कहानी है, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, बट इतने दुख देखे मेरे परिवार ने। और जब मैं सुनता था तो मेरे अंदर एक आग सी भर जाती थी कि यार मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये दुख ना दूं। सबसे बड़ा दुख क्या है आप बताइए? इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? बताना चाहिए था। हाँ जी, हेलो, दुख क्या है? सबसे पहला सबसे बड़ा दुख जो है वो है अस्वस्थ काया, अनहेल्दी पीपल, बीमार लोग, सबसे पहला दुख है। और दूसरा दुख गरीबी है। यस और नो, आप सहमत हैं मेरी बात से? दूसरा दुख गरीबी है। हमने वो दिन देखे जब मेरे पिताजी बताते कि हमने कितने दिन तक खाना नहीं खाया। माय गॉड, मैं जब सुनता था मेरे अंदर खून खौलता था। और ये बात आज मैं पहली बार बता रहा हूँ स्टेज पे। आज से पहले मैंने ये टॉपिक कभी छेड़ा नहीं। मैं अपने पिताजी से शुरू करता था अपनी जर्नी। आज मैं अपनी जर्नी अपने दादाजी से शुरू कर रहा हूँ। उसके पीछे वजह है। वजह ये है कि यहाँ पर कितनी आग दबी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब मेरे पिताजी बताते थे कि हम पंजाब में आए, कई दिन तक कर्फ्यू लगा हुआ था, खाने को रोटी नहीं थी, कितने दिन तक भूखे प्यासे रहे। उसके बाद बहुत गरीबी देखी, अथाह गरीबी देखी। लेकिन मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, छोटा छोटा काम किया। बसों में बिस्किट बेचे उस समय पर, वहां से अपनी जर्नी शुरू की मेरे पिताजी ने। और उसके बाद मेरे पिताजी की दिल्ली में सरकारी नौकरी लग गई।
दिल्ली में डाकघर में जीपीओ है, कश्मीरी गेट पे, दिल्ली में बस अड्डे के पास। वहां पर मेरे पिताजी क्लर्क थे और पूरी जिंदगी वहीं पर रहे और प्रमोशन नहीं मिल पाई कोई बहुत बड़ी, और बहुत क्लर्क की कितनी तनख्वाह होगी आप समझ सकते हैं। और मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे सन 2002 में। तो जब पिताजी रिटायर हुए तो मेरे पिताजी की तनख्वाह थी करीब करीब 9 से 10 हजार रुपए जब रिटायर हुए, और पूरा हम किराए के मकान में रहते थे। तो बड़ा मुश्किल से चलता था और मैं देखता था अपने घर में कि गरीबी की वजह से किस तरीके से झगड़े होते हैं, गरीबी की वजह से एक अच्छा हंसता खेलता इंसान किस तरह से उलझ जाता है अपनी जिंदगी में। मैंने बहुत अच्छे से देखा है। मेरे को सरकारी स्कूल में एडमिशन ना दिला के मेरे बाप ने त्याग करके प्राइवेट स्कूल में डाला, इंग्लिश मीडियम में डाला मेरे कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। वहां डाला, मेरी पढ़ाई तो अच्छी हुई, लेकिन एक समस्या ये आई कि मेरे साथ सारे अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, एक मैं गरीब का बच्चा था। मैं देखता था यार मेरे साथ वाला जो बच्चा, उसका टिफिन इतना महंगा होता था, उसके घर में कितनी तरह के खाने आते थे, उसके हाथ में घड़ी होती थी, वो साइकिल अपनी साइकिल पे आता था, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे बेटा खूब अच्छा पढ़ लिख के तेरे को सरकारी नौकरी करनी, टॉप का ऑफिसर बनना है। तो ये देखते देखते मैं बड़ा हुआ और पूरी जिंदगी में एक ही चीज सोचता था कि वजह क्या है, क्या वजह है कि कोई गरीब है और कोई अमीर है। अमीर के पास सारे ऐशो आराम के साधन है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, क्या वजह है? अगर मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ तो मेरी गलती क्या है? मैं क्यों ये त्याग करूं? क्यों नहीं मेरे टिफिन बॉक्स में भी 5 तरीके के खाने मिलते हैं? क्यों मेरी माँ एक सूखी रोटी लपेट देती है अचार के साथ? ये था बचपन से ये जुनून कह लो या पता नहीं मेरे दिमाग में था कि मैं गरीब क्यों हूं, मेरी क्या गलती है इसमें? बस यही लड़ता रहता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कभी फेल नहीं हुआ, 61% के आसपास, हमेशा 60-65 नंबर कैसे आ जाते थे। 10वीं पास की, घर वाले चाहते थे कि मैं बीकॉम करूं और मैं बैंक में नौकरी करूं, लेकिन मेरा तो सपना ही कुछ और था। मेरे को बिजनेसमैन बनना था। मुझे जिंदगी में पता नहीं, मैं सन की आदमी हूँ, कोई भी मेरी बातों से बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं होना, जो अच्छा लगे वो ले लेना, जो बुरा लगे नहीं छोड़ जाना सीट के नीचे। मैं एक बात देखता था, मेरे परिवार में 2 तरह के लोग थे। पहले वो जो नौकरी करते थे और दूसरे वो जो बिजनेस करते थे। नौकरी करने वाले 95% लोग थे मेरे रिश्तेदारी में, और मेरे रिश्तेदारी में 3 या 4 लोग थे जो बिजनेस करते थे। तो मैं बचपन से सीखता था। अभी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, आपको नहीं पता कौन सा बच्चा यहाँ से क्या सीख के चला जाएगा, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। मैं भी हर छोटी छोटी चीज को पकड़ता था। बच्चे ज्यादा तेजी से ग्रैब करते हैं, पकड़ता था। तो मैं देखता था सरकारी नौकरी वाले जिनकी अच्छी तनख्वाह है, वो भी घर पे टेंशन ले रहे हैं, कार खरीद ली है, पेट्रोल नहीं खर्च करते, खड़ी रहती है, LPG सिलेंडर लगा देते कार में उठा के, पैसे बचेंगे। तो मैं देखता था उनकी जिंदगी, और जो बिजनेसमैन है उनकी जिंदगी नहीं देखता था। पता चला अंकल कहाँ गए? अंकल तो सिंगापुर गए हैं पूरे परिवार को लेकर। ये उस जमाने की बात है, 1992-93। अंकल जी सिंगापुर गए हैं और मेरे मम्मी पापा हरिद्वार भी लेके नहीं जा रहे थे। वजह क्या है? सोचता वजह क्या है? एक ही जन्म मिला है। इस हॉल में अभी 2000 लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग मुझे ये बता पाएंगे कि अगले जन्म में आप क्या बनने वाले हैं? एनीबडी है? कौन बताएगा कि अगले जन्म में आप क्या बनने वाले हैं? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हर धर्म अलग अलग बताता है, मैं भी नहीं जानता। मैं सिर्फ एक जानता हूं बात कि मुझे एक जन्म मिला है और इस जन्म को राजाओं की तरह जीकर बिताना। कहते हैं भगवत गीता में लिखा है हमारे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे कर्म करने की, और अच्छे कर्म करने की, हाँ, लेकिन ये जन्म मिला है भाई साहब, गरीबी में नहीं जीऊंगा। हर वो ऐशो आराम का साधन मैं दूंगा जो मार्केट में अवेलेबल है, और अपने बच्चों को भी वो सब दूंगा जो मार्केट में अवेलेबल है। ये सोचता था और सोचता हूं। मेरे साथ के बहुत सारे लड़कों ने 12वीं पास करी, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई कंप्यूटर। मैंने 12वीं पास करी थी 1990 में, मेरी एज 43 है। 1990 में 12वीं करी थी। 1991 में मेरे साथ के बहुत सारे लड़के कंप्यूटर करने चले गए, तब नया नया कंप्यूटर आया था। कोई इंजीनियरिंग करने चला गया, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये गरीब का बच्चा क्या करेगा?
पापा ने बोला टाइपिंग शॉर्ट हैंड सीख ले, उस समय में बहुत डिमांड थी, टाइपिंग शॉर्ट हैंड सीख ले, स्टेनोग्राफर बन जाएगा। पापा बोले मेरा जुगाड़ है, स्टेनोग्राफर बन जाएगा। करनी नहीं ना नौकरी। 11वीं क्लास में मंदिर में कसम खा ली थी हाथ रख के, जिंदगी में मर जाऊंगा नौकरी नहीं करूंगा, संकी हूं। आप ऐसा चाहे तो ना करें। 11वीं कक्षा में कसम खाई थी, वो लड़का जिसके परिवार में 95% लोग नौकरी करते हैं, कसम खाई थी नौकरी नहीं करूंगा भाई। पैदा इसलिए नहीं हुआ कि किसी का नौकर बनूं, इसलिए पैदा हुआ कि राज करूं, नेता बन के नहीं। बिजनेसमैन जरूरी तो नहीं कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, नहीं, मेरे को बिजनेसमैन बन के। मैं देखता था अरे नेता के साथ 100 बॉडीगार्ड चलते हैं, वो बेचारा क्या मजा करता हो। वो रात को अगर समुद्र के किनारे घूम रहा तो भी 4 ब्लैक कैट घूम रहे हैं, अरे क्या घूम रहा है बेचारा। बिजनेसमैन आहा कहीं भी घूमता है, आनंद लेता है जिंदगी का, पैसा ही पैसा। ये सुनो, तो मेरे को बिजनेसमैन बनना था। मैं कैसे बनूंगा पता नहीं, पैसा है नहीं। कसम खाली मंदिर में रोज पापा बोलते थे नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर नौकरी, कसम खाली नहीं कर रहा। मंदिर में कसम खाली नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। क्या करेगा? तो मेरे को किसी ने बताया कि दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट का काम चलने वाला है। मैंने कटिंग टेलरिंग में एडमिशन ले लिया, ITI का डिप्लोमा लिया मैंने कटिंग टेलरिंग में, मैं दर्जी बन गया। 61% नंबर आए थे, साइंस में एडमिशन हो सकता था, मैं दर्जी बन गया। क्यों? मुझे बिजनेसमैन बनना था। मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया, साथ में ग्रेजुएशन किया, BCom में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस में। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया, मैंने अपना फैक्ट्री लगाई, मैंने कपड़े भी सिले बहुत टाइम एक टेलर के यहाँ पर, मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई दिल्ली में और रेडीमेड गारमेंट्स की। 3 साल मेरा काम बहुत अच्छा चला, मैंने बहुत पैसा कमाया। एक समय ऐसा भी आया मेरी जेब में हर समय 10,000 20,000 रुपए रहते थे। 1993-94 की बात है, 94-95 मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला। मुझे लगा अरे वाह मजा आ गया, यही जिंदगी है। एक दिन मैंने माल बनाकर भेजा, बहुत बड़ा एक पूरा वो था, लॉट था, एक एक्सपोर्ट गारमेंट का, और मेरा लॉट फेल हो गया। मेरे को कितने लाख का उन्होंने डेबिट डाल दिया और मैं फुटपाथ में मेरी फैक्ट्री गिर गई। रातों रात मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। अब क्या करेगा? कुछ नहीं है करने के लिए। मेरा एक दोस्त है, बोला मेरे टैंकर चलते हैं, ट्रक वाले ऑयल टैंकर, मैंने वो ठेके पे ले लिया और मैंने टैंकर भी चलाया, मैं ट्रक ड्राइवर भी। आप में से किसी को ड्राइवर रखना हो तो मुझे बुला। मैंने टैंकर चलाया, 3 महीने चलाया भाई, अपने बस की बात नहीं, सॉरी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? क्या करूंगा? नौकरी करनी नहीं है, बिजनेस। मैं इंटीरियर डिजाइनर बन गया। मैंने दिल्ली में डिप्लोमा किया इंटीरियर डिजाइनिंग का, और मैं घरों के नक्शे बनाने शुरू कर दिए, कारपेट लगवाना, जो काम होगा मैं करता था। मैंने कभी काम को छोटा नहीं समझा। मैंने लोगों के घरों में कारपेट भी लगाए, मैंने लोगों के घरों में लकड़ी का भी काम किया, काम को कभी छोटा नहीं समझा। मेरे नाना जी एक बात बताते थे कि बेटा जिंदगी में जो काम ईमानदारी से किया जाए वो कभी छोटा हो ही नहीं सकता। पर वो जितना पैसा मैं चाह रहा था नहीं मिलता था। एक दिन मैं जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, हैदराबाद जा रहा था अपनी बुआ जी के पास। एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने बैठा था, बोला बेटा क्या करता है? मैं बोला जी कुछ नहीं करता, काम की तलाश कर रहा हूँ। वो काम भी बंद हो गया। बोले पैसा कमाना चाहता है, मैं तो जी उसके लिए रहा। तो वो बैठ के मेरे को कागज कलम में, ट्रेन में बैठ के, हैदराबाद की बात है, कोई चाय वाला आ रहा है, कोई भाजी वाला आ रहा है, और वो मुझे ये बता रहे हैं स्मार्टफोन ट्रेन में बैठे। ये बात है मई 2001, ट्रेन में बैठा था, हीरो बन के बैठा था। अभी बड़े सारे सलमान खान है, मैं भी था, मैं आमिर खान था, मुझे आमिर खान अच्छा बैठा था। वो मुझे समझा रहा है बुड्ढा, हम तो ऐसे बोलते थे दिल्ली वाले, भाई कैसे बुड्ढा, हमें बताएगा। मैं भी ऐसे बैठा था, हमें बताया 36 बिजनेस करके छोड़ दिया, हमें समझा रहा। उसने बता रहा 40 लाख पे जैसे आया, क्या क्या फालतू की बातें बोल रहा था, 40 लाख कहां से आया? तो तब तक हैदराबाद पहुंच गए थे बाई चांस। तो बोला बेटा कैसा लगा? अब मैंने तो सुना ही नहीं था, मैं तो पास में बैठी हुई लड़की को देख रहा था। इसको तो ताली बजाई, हाथ लगा दिया। मैथी सर ने बताया ना कि कोई भी अगर अपना फोकस खराब होता तो उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये भी है कि हमारा अट्रैक्शन कहीं और चला जाता है। तो मैंने नहीं समझा, जब वो 40 लाख देखा तो बोला करेगा? मैं बोला नहीं करूंगा। बोला कोई बात नहीं, अपना कार्ड दे दिया
बोले कि कभी जिंदगी में पैसा कमाने की इच्छा हो तो मेरे से मिल लेना। मैं कहा ठीक है, कार्ड रख लिया, फ्री का तो कुछ छोड़ते नहीं। आप भी जाते हो गुब्बारे लेके जाओगे, मुझे पता है। कार्ड रख लिया, रात को गया हैदराबाद में, रात को नींद नहीं आई। अरे यार 40 लाख अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था है। सुबह सुबह फिर उनके घर पहुंच गया। अंकल जी बोले अरे तू तो कल ट्रेन में मिला था। हाँ बैठे हुआ मैं देखा तो यार उसका बहुत तगड़ा घर बंगला। मैंने कहा कोई उठाई गया चोर तो नहीं रहा। तो ट्रेन में जब मिला था तो मैं सोचा था कोई चोर डकैत है जो 20-50 जेब में पड़े वो भी ले जाएगा। तो मैं गया, मैंने बोला नहीं क्या बता रहे थे आप, 40 लाख क्या कह रहे थे, सुना नहीं, मैंने समझा नहीं, सिर दर्द हो रहा था। बोले कोई बात नहीं बैठ। उन्होंने दोबारा समझाया मेरे को बड़े प्यार से, चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया। यार आदमी तो अच्छा है, समझ में आ गया। हाँ करना है, ठीक है जी करना है। दिल्ली आ गया, दिल्ली आके काम शुरू किया। रोज बुलाता था अपने दोस्तों को, देखो एक कंपनी है ऐसे 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 ऐसे। बोले नहीं कर रहे, चल मान चाहिए। बोले साले तू सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, तेरे से कोई काम दुनिया में हुआ नहीं। तूने रेडीमेड का काम शुरू किया, तेरा फेल हो गया। तूने टेंकर का काम शुरू किया, फेल हो गया। तूने इंटीरियर का काम शुरू किया, तू 36 काम कर चुका है। अब तू फिर किस काम पे पड़ गया, ये भी तेरा चलने वाला नहीं है। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने, किसी एक इंसान ने मुझे छोड़ा नहीं। सब जगह से गाली पड़ी, सब जगह से गाली पड़ी। ठीक था मैंने, जो बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो उसका असर खत्म हो गया था असर। हाँ भाई तू बेवकूफ है, हाँ भाई तू पागल है, हाँ भाई प्लान समझ ले तेरा, हाँ भाई ये हालत हो गई। फिर मैंने अपने सीनियर को फोन किया, मैं कहा सर कोई हाई नहीं बोलता। बोला तू लगा रहा है करता रहा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे थोड़ा सा सिखाया प्लान करना, शुरू कर दिया, काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हुआ तो मजा आ गया। करीब पहले साल 6 जून सन 2001 को मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया था। 6 जून सन 2001 मेरा पुनर्जन्म था और मेरी कई पीढ़ियों का पुनर्जन्म था। 6 जून 2001 मैंने स्मार्ट वैली को ज्वाइन किया, काम करता रहा। शुरू में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए। क्योंकि हमेशा क्या करता है, रिजल्ट आने में समय लगता है। ज्यादातर लोग क्या है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं दिमाग में है नौकरी और कर रहे हैं बिजनेस। 1 महीना हो गया सर मेरा चेक नहीं आया, 1 महीना हो गया। अरे भाई नौकरी नहीं कर रहा तुम। नौकरी करने के लिए 10, 15, 20, 25, 30, 40 हजार की नौकरी करने के लिए आपने कितने साल पढ़ाई करी? 22 साल। कभी प्रिंसिपल को बोला चेक नहीं आया? कभी नहीं बोला। क्यों? हमारा माइंडसेट है पहले पढ़ाई होगी बाद में पैसा आएगा। यहाँ पर आते तड़पना शुरू कर देते, चेक नहीं आ रहा, चेक नहीं आ रहा, चेक नहीं आ रहा। आएगा आएगा भाई। 32 लाख लोगों का आ रहा है, खाली तुम्हारे से दुश्मनी है कंपनी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चेक आएगा आएगा। मैं भी लगा रहा। सक्सेस आनी शुरू हुई। कंपनी ने फॉरेन टूर दिया, पहला थाईलैंड का। जिंदगी में और मेरे खानदान में पहला आदमी था जो विदेश गया था। बड़ा मजा आया। बहुत लंबी कहानी अभी भी सुनाऊंगा, 20 मिनट का समय मिला, बहुत मजा आया। और उसके बाद जब थाईलैंड में मुझे रियलाइजेशन कब हुआ, रियलाइजेशन समझते वास्तविकता से आपका, खैर मेरे को हिंदी का शब्द नहीं आता, रूबरू सामना वास्तविकता से कब हुआ? भगवान बुद्ध को वो वृक्ष के नीचे गया में आमना सामना हुआ था। मेरा आमना सामना सच्चाई से कब हुआ पता है? अभी एक फोटो चली थी हमारे लीडर की, समुद्र के नीचे हेलमेट पहन के वो ऐसे कर रहे थे। मैं भी गया था सन 2002 में समुद्र के नीचे ऑक्सीजन का मास्क पहन के अंडर सी वॉक करने, समुद्र के नीचे चलने। उस समय मेरे को वास्तविकता से मेरा आमना सामना हुआ था कि असली जिंदगी है तो ये है, अब चाहे कुछ हो जाए ये छोड़ूंगा। कोई सड़क पे चलता है, कोई खेत में चलता है, कोई मैदान में चलता है, कोई छत पे चलता है, कोई घर पे चलता है, और हम पानी के नीचे समुद्र में चलते हैं। ये जिंदगी चाहिए मुझे, क्योंकि जन्म बार बार मिलने का नहीं है, एक ही मिल रहा है। एंजॉय कर लो, देख लो दुनिया, भगवान की बनाई हुई दुनिया देख लो। छोड़ूंगा नहीं इस काम को। दिल्ली वापिस आया, दिन रात मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा जुनूनी किस्म का आदत। मेरे दोस्त मुझे पागल बोलते हैं और मेरी मम्मी ने तो पगला नाम रखा हुआ था कि ये हमारे घर में एक पागल पैदा हो गया। मैं जो भी काम करता था 16 से 18 घंटे करता था। जब मेरी रेडीमेड की फैक्ट्री थी मैं सोता भी वहीं था। सुबह 9 बजे फैक्ट्री खुलती थी, रात को 2-3 बजे तक मेरा काम चलता था। मैं फिर पागलों की तरह लग जाता। इस काम में लग गया यार, करना क्या है?
इस काम में करना क्या है? सर गोली चलानी है, चलानी है गोली? सर फावड़ा चलाना है, फावड़ा चलाना है? सर कुछ साइंटिफिक फॉर्मूले निकालने हैं, निकालने भाई सर? करना क्या है यार? हेलो, क्या करना है? अरे भाई हिंदी में समझ लो, हमारी देहाती भाषा में लोगों से बात करनी है। लोगों से बात करनी है। और मुझे तो बड़ा मजा आने लगा धीरे धीरे। अजीब अजीब सी शक्लें होती थी जब मैं कार्य करता था। ऐसे ऐसे बैठे मेरे लोगों को ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे मेरे को बड़ा मजा आता, घूर ले मारेगा, क्या होगा, ज्वाइन नहीं करेगा ना, कोई नहीं करता। अजीब अजीब से लोग, अजीब अजीब सी बातें, नहीं करूंगा, अरे चोड़ा को हो रहा हूँ, पसंद नहीं आया, मुझे तू पसंद नहीं आया। ये भी कोई काम है? बहुत से लोग बोलते हैं ये भी कोई काम है। मैं उसके सामने तो दांत निकाल देता, बाद में बोलता ये भी कोई इंसान है। क्या है यार, ठीक है, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, यही तो दुनिया है। सारे कर लेंगे तो भाई साहब रोड जाम हो जाएगी। वासुदेव जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, सारे स्मार्ट वैल्यू कर लेंगे तो हमारी गाड़ियां कौन चलाएगा? सारे स्मार्ट वैल्यू कर लेंगे तो हमारे सारे काम कौन करेगा? खुद तो लोग चाहिए हमारी कारें चलाने के लिए भी। सारे नहीं करते, सारे दुनिया में कोई भी काम नहीं करते। बस हर आदमी हर काम दुनिया में करने के लिए पैदा नहीं हुआ। समझ पा रहे मेरी बात? बहुत से लोगों ने ना बोला, हाँ बोला, ना बोला, दुनिया चलती रही, बिजनेस चलता रहा, गाड़ियां आती रही। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, कारों का शौक था। एक छोटे से घर में रहता था दिल्ली में। मादीपुर एक जगह है, बहुत बदनाम जगह है, सारे बंदे वहीं रहते हैं, दिल्ली में मादीपुर कहते हैं। मैं जिसको बोलता था कहाँ रहता मादीपुर, पीछे आ गया, मादीपुर से आया। बड़ा तमन्ना थी कि कोई अच्छी जगह पे घर हो, किसी को इज्जतदार आदमी को बुला सकूं अपने घर पे। कोशिश करता रहा कई साल तक। दिल्ली में तो यार बहुत महंगाई है, बहुत महंगी जमीन है। अभी कुछ साल पहले, करीब 6 साल पहले, दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ का एक बंगला बनाया एनसीआर। और करीब 21 विदेश यात्राएं कर चुका हूं। और बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत मजा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सब मुझे क्यों मिला? क्या मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूं? नो, आई वॉज अ बिग फेलियर। मैं बहुत बड़ा फेलियर था। मैं किसी भी काम में चल नहीं पाया था। मैं यहाँ क्यों चला, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग चाहिए ही नहीं, यहाँ पर एक अच्छा इंसान चाहिए जिसके सीने में आग हो। अगर आपके सीने में आग है, आ जाओ, कामयाब हो जाओ। क्या कुछ नहीं चाहिए, हम सिखा देंगे यार, बात ही तो करनी है, हम सिखा देंगे। आपके सारे सीनियर लीडर सिखा देंगे। आदमी आएगा, बैठेगा, उसको बोलो स्मार्ट वैल्यू, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये हमारा कंप्यूटर कोर्स है, ये हल्के प्रोडक्ट है, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? जय माता दी। आपको पता है कानपुर भारत का सबसे बड़ा शहर है या नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ? है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ होगा? कानपुर में। यहाँ पर अगर पत्थर उठा के फेंको ना, तो कम से कम 4-5 को लगता, तब जमीन पे गिरता, कम से कम। और हमारे बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए? लोग ही तो चाहिए। और दुनिया कर रही है ये काम, बढ़ा रही है, अब लगे हुए लोग हैं, और हमारा बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक आदमी बोला, हेलो, एक आदमी बोला स्मार्ट वैल्यू को 15 साल हो गए, 32 लाख लोग ज्वाइन कर लिए, अब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा? बोला भाई बहुत अच्छा सवाल है, अब आपने ज्वाइन किया, तुम्हारा क्या होगा? भाई साहब, भारत की आबादी कितनी है? हेलो, 150 करोड़, 135 करोड़ तो कागजों में है, बट आप में से भी कितने सारे लोग कागजों में है ही नहीं? सही बात। अभी मेरा भाई बोल रहा था आधार कार्ड नहीं बना, तो वो कागजों में है ही। सुनो सुनो, कॉफी भाई, 160 करोड़ भारत में है, तुम्हें कितने चाहिए? जिसको बुलाता वो ज्वाइन नहीं करता, करता है काम नहीं करता, काम करता है छोड़ देता है। सर मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 150 करोड़ के देश में लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है, स्वतंत्रता है पूरी बोलने की।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि ये बिजनेस क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं? तो सिर्फ एक बात बोलते हैं, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े। क्या बोलते हैं? स्वरोजगार। नौकरियां नहीं है भाई, कहाँ है नौकरियां, कहाँ से मिलेंगी? अखिलेश जी क्या कर लेंगे और कोई भी नेता क्या कर लेगा? कितनी नौकरियां निकाल देगा? क्या करोगे? स्वरोजगार। और स्वरोजगार का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में अगर कोई है तो स्मार्ट वैल्यू। उसको ये है, लगे रहना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, पर कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जो फोर बेसिक। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे 5 साल हो गए, अब मैं क्या करूं? तो फुटबॉल खेल ले। एक बार सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच को बोला कि सर मेरे को 15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, अब मेरा मन ऊब गया है, अब मैं चाहता हूं कि थोड़े दिन हॉकी खेल लूं। अगर वो ऐसा बोलता तो क्या होता? आप याद कर रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आज से 20 साल पहले भी क्रिकेट अगर खेलता था, बॉल आती थी बैट से मारता था, बॉल आती थी बैट से मारता था, यही होता था। ये सुन लो, आज से 15 साल बाद भी सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलेगा तो क्या होगा? बॉल आएगी और बैट मारेगा। हो सकता है बॉल बदल जाए, बैट बदल जाए, बट तरीका तो वही रहेगा। ये सब लोग, हमारा बिजनेस भी यही है दोस्तों। लोग आएंगे प्लान दिखाना, लोग आएंगे प्लान दिखाना, लोग आएंगे प्लान दिखाना, लोग बदलते चले जाएंगे, तरीके बदलते चले जाएंगे, प्रोडक्ट बदलते चले जाएंगे। बिजनेस यही रहेगा। आप कितनी चीजें मैं हार्दिक बधाई देता हूं लोगों को जो अभी पर्ल अचीवर बने हाफ ईयर में। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। एक बार जोरदार तालियां लोगों को, जो पर्ल बने हैं, जो प्लैटिनम बने हैं, जो गोल्ड बने हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट इन लोगों ने दिखाया है। आगे इनकी लाइफ सोचिए क्या होने वाली है, क्या जिंदगी होगी, सोचो। एंजॉय लाइफ में, मजा ही मजा। इन्होंने त्याग क्या किया? हाँ त्याग किया। जब बतख तैरती है ना तो देखने वालों को लगता है वाह क्या पक्षी है, ऐसे फिसलता है पानी पे। नहीं भाई साहब, फिसलता नहीं है। अगर बतख की मेहनत देखनी है तो कभी पानी के नीचे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि तेजी से पैर मारता है। समझ में आ रही है? मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप में से किसी के दिमाग में ये चीज आ गई है कि मैं टीम बनाऊंगा और टीम काम करेगी और मैं बैठ के खाऊंगा, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी भी दिन में 16 घंटे काम करते हैं और शाहरुख खान 4,500 करोड़ का एम्पायर होने के बाद भी दिन में 16 घंटे काम करते हैं। 16 घंटे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अमीर आदमी ज्यादा मेहनत करता है, गरीब आदमी कम मेहनत करता है ना? कितनी बड़ी विडंबना। अमीर आदमी ज्यादा मेहनत करता है, गरीब आदमी कम मेहनत करता है। मेरे को जवाब मिल गया। बचपन से एक सवाल था दिमाग में कि अमीर आदमी अमीर क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है। मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि अमीर आदमी की भूख ज्यादा है पैसा कमाने की, गरीब आदमी के पास भूख नहीं है। उसको मौका मिलते ही छुट्टी चाहिए, उसे मौका मिलते ही मूवी देखनी है, उसे मौका मिलते ही अपना सारा टाइम फालतू की चीजों पे लगाना है। लेकिन अमीर लोग ये नहीं करते, वो अपना समय बचाते हैं और अपने काम में, अपने बिजनेस में लगाते हैं। इसीलिए वो और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग छुट्टी मनाते हैं। आज तो छुट्टी, आज आराम करो। नरेंद्र मोदी ने छुट्टी ले ली, तू लेगा? क्योंकि उनको पता है ये आज तो संडे है भाई साहब। एक कौन सी डायरी में लिखा है कि संडे को छुट्टी होती है? अमीर लोग संडे को ज्यादा मेहनत करते हैं, है कि नहीं? आप लोग कब ज्यादा मेहनत करते हैं? संडे को। अमीर लोग ज्यादा काम करते हैं, गरीब लोग आराम करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, भगवान ने ये मशीन जो बनाई है किस चीज के लिए बनाई है? आराम करने के लिए या मेहनत करने के लिए? मेहनत करने के लिए। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं। अभी यहाँ पर बैठेंगे और बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू जय, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। कल सुबह 11 बजे तक नहीं उठेंगे। संडे यहाँ सेमिनार में गया था। दोपहर को खाना खाएगा, शाम को मूड थोड़ा फ्रेश करेगा, फेसबुक व्हाट्सएप मूवीज कोई नई फिल्म देखेगा, उसके बाद हाँ अब काम करूंगा। नहीं होने वाला, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। यही 24 घंटे का समय मोदी के पास भी है, अखिलेश यादव के पास भी है, मायावती जी के पास भी है, बराक ओबामा के पास भी था और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 24 घंटे हैं। और यहाँ पर जो बाहर भिखारी बैठा है उसके पास भी 24 घंटे हैं।
कौन इस समय को कितने अच्छे से यूटिलाइज करता है, इस पर निर्भर करता है आपका भविष्य क्या हो जाएगा। इस पर निर्भर करता है आपका भविष्य क्या होगा। सभी के पास इतना ही है, 24 घंटे हैं, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। भगवान ने गिनती के घंटे दिए हैं आपको, गिनती का समय दिया है, सभी को लिखा हुआ। जन्म पत्री में लिखा है तेरे 10,000 घंटे, तेरे 11,000, तेरे 15,000, तेरे 18,000, वटेवर गिनती का समय दिया भगवान ने। और हम उस समय को कहां लगा रहे हैं? लड़कियों के पीछे घूम घूम के। मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया, गुड मॉर्निंग तो हुई नहीं सालिया, मैसेज ही नहीं आया, गुड मॉर्निंग होगी कहां से? इसमें लगे हुए हैं, ये नहीं पता है गिनती के घंटे लिखवा के आया। अगर आज गुड मॉर्निंग का इंतजार करेगा तो कल बाहर बैठा होगा। कहां बाहर? सड़क पे, सड़क पे। और आज अगर समय का इस्तेमाल कर लेगा तो आने वाले समय में लोग यहाँ तिलक लगा रहे होंगे। मेरे को किसी ने तिलक नहीं लगाया था जब मैं टेलरिंग का काम करता था। मेरे को कोई तिलक नहीं लगाता था जब मैं टैंकर चलाता था। मेरे को कोई तिलक नहीं लगाता था जब मैं इंटीरियर्स का काम करता था। मेरे को कभी किसी ने माला पहना ही नहीं, मेरी बीवी के अलावा। मजबूरी थी, उसकी मजबूरी थी, स्टेज पे माला पहनानी थी। क्या बिजनेस मिल गया? जिस शहर में मैं किसी को जानता नहीं था, वहां पर लोग मालाएं पहना रहे, गले मिल रहे। इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया में कहां से मिलेगा मेरे यार? मैं तो हर रोज सुबह भगवान को, मेरी एक आदत है, मैं सुबह बिना पूजा के घर से नहीं निकलता। मैं सुबह सिर्फ इसलिए पूजा करता हूं कि हे भगवान, मैंने कोई जिंदगी में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, बट हो सकता है मेरे माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा काम मिल गया, मुझे ऐसी कंपनी मिल गई, मुझे ऐसा काम मिल गया जहां से मैं 21 विदेश घूम आया, 21 यात्राएं कर ली। मुझे ऐसा काम मिल गया, करोड़ों रुपया कमा चुका हूँ। मुझे ऐसा काम मिल गया, अनजाने शहर में जाता हूँ, लोग माला पहना रहे हैं। उससे बड़ा मुझे और कुछ क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक बड़े से बड़े नौकरी करने वाले नेता को चिंता होगी मेरा बेटा क्या बनेगा। मुझे चिंता नहीं है कि मेरा बेटा क्या बनेगा। मैं देखिए ये बात बोल के गए, मैं करने वाला हूं। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है, मेरा बेटा 8वीं क्लास में है। जिस दिन मेरा बेटा 18 साल का होगा उस दिन उसको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट ऐसा होगा जो दुनिया के बहुत कम बाप दे पाएंगे। और वो गिफ्ट होगा हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम उसको गिफ्ट करूंगा। हर महीने मेरे बेटे को 10 लाख रुपया मिलेगा। जिस दिन वो 18 साल का होगा मैं उसको ये बिजनेस गिफ्ट कर दूंगा। उसको कोई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे को नौकरी मिलेगी, मेरी जिंदगी का क्या कुछ नहीं होगा। काम कर, मेहनत कर। क्लियर हो रहा है? एक छोटी सी बात मैं अभी सोच रहा था इस बिजनेस के बारे में, आपको ऐसा लग रहा है, मैं टाइम बता देता हूं।